नमस्ते सदावत्सले मातरभूमि में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के एक आदेश का। केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कैश्यू नट के चक्कर में यानी कि काजू के चक्कर में पूरे शिप को पूरे कार्गो को गिरफ्त में लेकर और उसको हिंदुस्तान में रखने का आदेश कर दिया गया है, पूरे कार्गो को। अब वो जो कैश्यू हैं वो भी थोड़े मोड़े नहीं हैं, 1.5 करोड़ रुपए के लगभग हैं। यानी कि 1.5 करोड़ रुपए के काजू के चक्कर में पूरा शिप, जिसमें अरबों खरोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का सामान भरा हुआ है, उसको जब्त कर लिया गया है। ये शिप लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ है, लाइबेरिया का है, और कोच्चि कोस्ट पर खड़ा हुआ है। अब देखिए, मामला हम सबको याद होगा कि लाइबेरिया के फ्लैग का अभी पिछले महीने की 24 तारीख को यानी कि 24 मई को एक शिप डूब गया था, पानी में डूब गया था। पानी में डूबने की वजह से उसमें कुछ कंटेनर रखे हुए थे, वो कंटेनर गिर गए पानी में। कंटेनर हालांकि बहते हुए समुद्र के किनारे साइड में आए हैं, तो उसमें केरला सरकार ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि इन कंटेनर्स में चूंकि टॉक्सिक कार्गो भरा हुआ था, चूंकि कैल्शियम कार्बाइड भी इसमें भरा हुआ था, या फिर कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भरे हुए हैं जो हमारे देश को नुकसान देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस शिप का, जहां पर ये सिंक किया था, जहां पर ये डूबा था, उसकी 20 नॉटिकल माइल्स, 20 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है लगभग 37 किलोमीटर। जहां पर वो गिरा उसके 37 किलोमीटर 20 नॉटिकल माइल्स में मछुआरों को या सामान्य आदमी को जाने के लिए वह लगा दिया। ये न्यूज हमारे पास आई थी। अब ये कार्गो डूबा है तो इसके अंदर सामान भी होगा, जब जैसे मैंने कहा कि ये तमाम तरह के कंटेनर थे। इसमें कैश्यू के कुछ, यहाँ से, हमारे यहाँ से, हम सब जानते हैं केरला से मसाले या इस तरह की चीजें बहुत जाती हैं, तो यहाँ से वो कुछ सामान जा रहा होगा। अब ये जो काजू है, ये काजू डूब गया। काजू डूब गया तो डूब गया। हम सब जानते हैं कि जो कार्गो है, कार्गो के में जो सामान रखा जाता है उसका इंश्योरेंस भी होता है, और उस इंश्योरेंस के साथ कार्गो का भी इंश्योरेंस होता है, सामान का भी इंश्योरेंस होता है, वो तो सब ठीक है। लेकिन ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में पिटिशनर्स ने लगाया कि भाई देखो, ये जो कार्गो है, ये जो इनका शिप था, एमसीएस एल्सा 3 जिसको कहा गया, ये शिप गहरे समुद्र में जाने लायक नहीं था, इधर समुद्र के लिए कंपेटेबल नहीं था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, लापरवाही इनके कार्गो की थी, इनका जो क्रू है उसकी लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये डूब गया। ठीक बात है। अब इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? मेरा जो सामान 1.5 करोड़ का था, हालांकि कई एक पिटिशन बाद में भी आ गए और वो सारे आकर उन्होंने 6 करोड़ का एस्टिमेट बनाया। इन पिटिशनर्स का बिल्कुल साफ कहना है कि भाई ये लाइबेरिया का रजिस्टर्ड शिप है। लाइबेरिया की शिप की यहाँ भारत में, मतलब लाइबेरिया की इस कंपनी की भारत में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना चल ना अचल। ये केवल और केवल शिप था जो डूब गया। तो अब मेरा पैसा कौन देगा? अब इसकी लिटिगेशन कैसे होगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट जब इसकी सुनवाई कर रहा था, तो सुनवाई करते समय ही उसको ये बात तो क्लियर समझ में आ गई कि भाई मामला गंभीर है, और इनका जो सामान डूब गया है, मुर्दा तो मर ही गया, इनका सामान डूब गया है, उसका क्या किया जा सकता? हाई कोर्ट को ध्यान में दिलाया गया कि विजिनंजन पोर्ट, जो अडानी जिसको मैनेज करते हैं, अडानी विजिनंजन पोर्ट पर इसी कंपनी का एक और शिप खड़ा है, एमसीएस मनसा एफ। और खास बात यह है कि एमसीएस मनसा एफ और ये वाला जो डूब गया है, ये दोनों एक ही कंपनी चलाती है। हाई कोर्ट को अब जब न्याय करना है, तो हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस एम अब्दुल हकीम ने यह आदेश किया कि फिलहाल उस शिप को रोक लिया जाए, और उस शिप को रोककर उसको कस्टडी में ले लिया जाए। ये अरेस्ट, जो शिप के अरेस्ट का वारंट है, मतलब ये वहीं पोर्ट पर रोक लिया जाएगा। शिप के अरेस्ट का जो वारंट है, इस वारंट ये अपने आप वैकेट हो जाएगा अगर नुकसान की पूरी भरपाई ये कंपनी कर देती है अदालत में आकर। यानी कि जो नुकसान हुआ 6 करोड़ रुपए का, वो पैसा पूरा कंपनी भर देती है, या फिर
पर्याप्त सिक्योरिटी जमा कर देती है अदालत में आकर, तो ऐसी परिस्थिति में शिप के अरेस्ट का जो वारंट है वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब ये मान लीजिए कि इस कंपनी का जो विवरण है पूरा, या इस कंपनी का जो पूरा चक्कर है, भारत कैसे जस्टिफाई करे, क्या होगा आगे? होगा ये कि कंपनी प्रेजेंट होगी कोर्ट में प्रेजेंट होकर उसकी गलती थी, नहीं थी, है, नहीं है, या फिर उसका शिप खराब था, समुद्र में जाने लायक नहीं था, या फिर जो उसके क्रू मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का रोल ठीक था, नहीं था, ये सब कुछ एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया गया है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। और इसके अलावा कंपनी भी अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह उसके पास रहते हैं, जो इंश्योरेंस की पॉलिसियां उसके पास होंगी, या फिर जो उसने कार्गो निकालने से पहले जो पर्याप्त अथॉरिटियों के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिए जाते होंगे, वो सारे सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश करेंगे, और पेश करके वो बताएंगे कि भाई हमारा फॉल्ट था या नहीं था। इसको हम वैकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। वैकेरियस लायबिलिटी, अब मजे की बात यह है कि शिप भी डूब गया, कंपनी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसका तो अरबों का मामला था। कंपनी का शिप भी डूब गया, और इधर कंपनी के ऊपर लापरवाही के आरोप में तमाम केसेस भी फाइल हो गए हैं, और उन केसेस के माध्यम से अब उसको कॉम्पनसेट करना है। क्या ये कॉम्पनसेशन मिल पाएगा? हमारे यहाँ हम खास तौर से कहते हैं कि जिसने गलती की है, ये टॉर्ट जिसने किया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये टॉर्ट के मामले में रिस्पोंडेंट इज सुपीरियर, और रिस्पोंडेंट सुपीरियर कहते हुए हम उससे पेमेंट करवाते हैं, और ये कहते हैं कि यू मस्ट हैव टू पेड। अब इसमें राज्य सरकार का भी रोल है, और इसमें केंद्र सरकार का भी रोल है। चूंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ये जो हमारे बंदरगाह हैं, इनको केंद्र कंट्रोल करता है, लेकिन फिशिंग तो राज्य सरकार कंट्रोल करती है, और राज्य सरकार का ये सारा वो भी है। मजे की बात यह है कि कोच्चि और उसके अगल बगल का क्षेत्र, ये वही क्षेत्र संभवतः, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, जिसमें सेतु समुद्रम परियोजना के समय पर गहराई करवाई गई थी। यानी कि, और ये इसकी एक और स्टोरी पीछे से जो आपको सुनना मुझे लगता अच्छा लगेगा। ये जो कोचिन ट्रावनकोर है, यानी कि ट्रावनकोर का जो राजा था, ट्रावनकोर के राजा से माउंटबेटन ने उस समय कहा कि यहाँ पर जो सिल्ट है, यहाँ पर जो जो गहरे गहरे समुद्र में जो जो सब्सटेंस है, उसको मैं ले जाना चाहता हूँ। उस समय चूंकि थोरियम शब्द इस्तेमाल होता नहीं था, तो उस समय इसको यूरेनियम कहा जाता था। यूरेनियम समझकर, क्योंकि अभी ना तो उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, ना उसकी जांच हुई थी, ना उसके बारे में जान पाए थे, तो इस विषय पर माउंटबेटन की जब बात हुई ट्रावनकोर के राजा से, तो ट्रावनकोर के राजा ने साफ तौर पर मना कर दिया। ट्रावनकोर के राजा ने जब साफ तौर पर मना कर दिया, तो नेहरू जी ने, वो तो माउंटबेटन ने नेहरू जी से बात की, और वो पत्र हैं जिसमें माउंटबेटन ने अपने यहाँ इंग्लैंड में एक पत्र लिखा है, और कहा है कि नेहरू इज एग्री टू कन्क्वायर ट्रावनकोर, यानी कि ट्रावनकोर के साथ युद्ध कर दीजिए, और युद्ध करके ट्रावनकोर को अगर कब्जा करते हैं माउंटबेटन, तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, आप कर सकते हैं। माउंटबेटन का इंटेंशन वहां पर यूरेनियम ले जाने का था, और नेहरू जी का क्या था पता नहीं। लेकिन उस समय ट्रावनकोर ने अपने यहाँ संविधान भी बना लिया था, और ट्रावनकोर ने कई एक देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करने के लिए अपने दूत भी भेज दिए थे, सिर्फ इस बात की वजह से, क्योंकि माउंटबेटन उसके यहाँ का खजाना ले जाना चाहते थे। खैर, वो स्टेट डिपार्टमेंट चूंकि केंद्र उनके पास आ गया, पटेल के पास, और वो उस समय हो नहीं पाया। 2004 में नई सरकार बैठी, और 2004 की सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना छेड़ दी। सेतु समुद्रम परियोजना का मतलब था कि वो एरिया खाली करना जिनको माउंटबेटन ले जाना चाहता था। केंद्र सरकार ने, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, केंद्र सरकार ने उस समय की पेमेंट भी दिया, और पेमेंट दे के वो सामान, जो वो सिल्ट थी, वो जिसको यूरेनियम या थोरियम कहा जाता है, आज की तारीख में थोरियम कहा जाता है, उसको पोर्ट खाली करवाने के चक्कर में, या उसको सेतु समुद्रम परियोजना के चक्कर में पैसे देकर गहरे समुद्र में फेंकने के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। वो गहरे समुद्र में गया या कहाँ गया सामान, ये पता नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम भारत से बाहर चला गया। वो तो राम जी की कृपा थी कि राम सेतु भी तोड़ना था, वो भी चूंकि नेचुरल भी है और मैनमेड भी है,
वहाँ कोरल रीफ हैं, वहाँ पर भी थोरियम है, वहाँ पर भी सब कुछ ऐसे ही होना था। वो रिलीजन के मामले में केंद्र सरकार के अगेंस्ट में देश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम धड़े उसका विरोध करने लगे। उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बाकी गुटों ने भी किया, और परिणाम निकला होने सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया। सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि वो मैनमेड है। सुप्रीम कोर्ट में पुष्कर भटनागर की किताब का भी सिद्धीकरण हुआ, और उसके अलावा नासा की जो रिपोर्टें आई थी, नासा जो बता रहा था मैनमेड है, ये सब कुछ सिद्ध हो गया और ये हुआ कि ये भारत की धरोहर है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। परिणाम निकला कि सेतु समुद्रम परियोजना वहां पर रोक दी गई, और सेतु समुद्रम परियोजना रोकने का कारण वो राम सेतु है। इस इस वास्ते वहां से जो थोरियम है वो भी बाहर नहीं गया, ऐसा कहा जाता है। बच गया, जितना बच सकता था उतना बच गया। लेकिन जो ट्रावनकोर और बाकी का कोच्चि का ये जो क्षेत्र है, यहां पर वो निकाल कर ले जाया गया। परिणाम निकले कि वहां पर तमाम तरह के बंदरगाह, मतलब बंदरगाह के लिए ही बनाया जा रहा था, क्योंकि रास्ता ढूंढ रहे थे कि वो उधर से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाया जाएगा बीच से, सेतु समुद्रम और राम सेतु को तोड़कर बीच में लाया जाएगा। अभी कार्गो क्या होता है कि इधर कोची से निकलते हैं तो वो लंका हो जाते हैं, लंका से पार होकर ईस्टर्न घाट पर जाते हैं। विचार ये था कि ईस्टर्न घाट पर सीधा ले जाए। अब विचार वाकई में दूरी कम करने का था, या वहां से थोरियम ले जाने का था, या थोरियम की इग्नोरेंस थी, या फिर नेहरू जी के समय की वो जो पॉलिसी है वो पूरी इटली की रानी करना चाहती थी, पता नहीं क्या। लेकिन स्थान वही है जहां पर ये सिंक किया है। सिंक किया है तो इन्वेस्टिगेशन भी होगा, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें सब्सटेंस भी निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब थॉरोली विश्व की बड़ी शक्तियां, ये बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां उस पर काम करेंगी, और तमाम देशों के जो एक्सपेरिमेंट करने वाले, R&D करने वाले ग्रुप्स हैं मैरीन मैरीन में, वो भी उसमें आएंगे। हो सकता है कि भगवान राम की कृपा इसमें बनी हो, क्योंकि अभी अभी एक बात तो पक्की है, क्योंकि अभी अभी जो गुजरात का इंसिडेंट हुआ अहमदाबाद का, जिसमें एयर इंडिया का प्लेन पूरा खत्म हो गया, उसमें एक व्यक्ति बचा। उस व्यक्ति के पास जेब में गीता रखी हुई थी, हनुमान चालीसा रखी हुई थी। अब वो कहता है कि मैं तो भगवान को ही याद करता रहा, और भगवान का नाम लेते लेते भगवान ने मुझे बचा लिया। राम जी की कृपा यहां पर भी हो गई, उस अकेले को ही बचाया। हो सकता है कि राम जी का कुछ ऐसा वो हो, सेतु समुद्रम के माध्यम राम सेतु के माध्यम से यूरेनियम बचा लिया गया, और अब ये जो सिंक किया है इसके माध्यम से हो सकता है थोरियम या और सब्सटेंसेस जो माउंटबेटन कहता था अपने पत्रों में, हो सकता है कि वो उसमें कुछ निकल कर आए। ये तो भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल अरेस्ट वारंट, शिप का अरेस्ट वारंट, उसी कंपनी के दूसरे शिप का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, ताकि वो रिकवरी की जा सके जो कैश्यू, जो काजू डूब गया है समुद्र में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।